दुनिया के 80 देश है ईवीएम यूज नहीं करते। कल परसों बंगाल में, बांग्लादेश में ईवीएम खत्म किया उन्होंने। अभी 1-2 दिन की न्यूज है, बांग्लादेश में कल परसों ईवीएम खत्म किया और वोटिंग बैलेट चाहिए होगा। ये बैलेट पेपर है, इधर नाम होता है किसको वोट देना है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, कांग्रेस का होता है, बीजेपी का होता है, बसपा का होता है, बीएमपी का होता है, समाजवादी का होता है। उनके चिन्ह होते हैं, आप देख के वहां धब्बा लगाता और देख सकते हो। और देखने के बाद ऐसा फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालते हैं। ये बैलेट का चुनाव होता है। ईवीएम में क्या होता है, मशीन में आप जो वोट करते हो तो बटन दबाते हो, सिर्फ बटन दबाते हो। बटन दबाने के बाद आवाज आती है। आवाज आने के बाद वो कहता है कि आपका हो गया, वोटिंग हो गया, जाइए। लेकिन बटन दबाया, आपका वोट कहाँ गया, आंखों से दिखाई नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैलेट का वोट जो है। जब हम बैलेट बॉक्स में डालते हैं, ये आंखों से दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो वोट है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। जब बटन दबाते हैं, जैसा बैलेट बॉक्स में ये जो बैलेट है ये स्टोर होता है, बिल्कुल उसी तरह ईवीएम में हमारा वोट बैलेट की तरह नहीं स्टोर होता। कैसा होता है, केवल संख्या स्टोर होती है, संख्या, केवल संख्या स्टोर होती है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता, भौतिक सत्यापन नहीं होता। ये जैसा दिखता है वैसा ईवीएम का वोट अंदर गए बाद दिखता नहीं। जितनी आपने ईवीएम के खिलाफ जागृति बढ़ेगी, जितना आप लोगों को तैयार करेंगे, आपके परिवार को तैयार करो, आपके बाजू वालों को तैयार करो, आपके गली वालों को तैयार करो, आपके गांव वालों को तैयार करो, जाति वालों, अलग जातियों के लोगों को तैयार करो, आपके दोस्तों को ये तैयार करो, बताओ, उनको बताओ, स्वस्थ नहीं बैठो, उनको बताओ, तैयार करो। और जो ये आंदोलन है, ये जो जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन बहुत जोर से इस देश में उभर आना चाहिए, इसी से लाना चाहिए, इसी से ही हमारी समस्या खत्म हो सकती है। अभी इसका हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में काउंट करने की सुविधा नहीं है। बटन दबाया, कैलकुलेशन होता है, काउंट नहीं होता। काउंटिंग केवल बैलेट में होता है, ईवीएम में नहीं होता। ईवीएम में केवल रिकैलकुलेशन होता है। तो इस तरह से साथियों, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालते हैं, दिखाई नहीं देता। और ईवीएम में जो चिप होता है, ये चिप जापान और अमेरिका बनाता है। और ये जो चिप होती है, ये चिप केवल जो सरकार में होता है उनको ही पता होता है, इसलिए वही लोग फ्रॉड कर सकते हैं। अभी ईवीएम में वोट दिखता नहीं, इसलिए उसको पेपर ट्रेल लगाया। एक होती है घोटाला करने वाली मशीन, उसको ईवीएम हम कहते हैं। ये चोरी करने, वोटों की चोरी करने वाली मशीन ईवीएम, और उसके साथ एक मशीन जोड़ी है जो अलग मशीन है, वो है चोरी पकड़ने वाली मशीन। अभी ईवीएम का जो कैलकुलेशन है, वोट है, वो अगर वीवीपीएट से 100% मैच नहीं किया तो चोरी कैसी पकड़ी जाएगी। आज तक इलेक्शन कमीशन ने 2004 से लेकर 2019 तक जो 4 इलेक्शन हो गए, उसमें मैचिंग ही नहीं किया।
आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर देख सकते हो, इसमें लिखा है ये जो इलेक्शन का डाटा है, द डाटा इज एस्टिमेटेड एंड सब्जेक्ट टू चेंज। यानी कि ये जो सरकार है ये पक्की सरकार नहीं है, ये प्रोविजनल सरकार है, वही चल रही है। ये फ्रेश डाटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो घोटाला हो रहा है साथियों, ये साधारण लोगों को इसमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं। आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इसी के माध्यम से हो रहा है। इसके बारे में एमपी एमएलए को भी पता नहीं है। अगर पता है, अगर उसने आवाज उठाया तो ईडी सीबीआई उनके पीछे पीछे भागते हैं, इसलिए वो भी कुछ बोलते हैं। इसलिए साथियों, ईवीएम के माध्यम से जो सरकारें बनाई है इन्होंने, उन सरकारों में लॉकडाउन में साथियों जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए इस देश में, फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपका एजुकेशन खत्म, नेशनल मेडिकल कमीशन, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म, यानी कि उसका प्राइवेटाइजेशन किया लॉकडाउन में। आपका रिजर्वेशन खत्म, आपका नागरिकत्व का कानून से आपका नागरिकत्व भी आने वाले समय में खत्म हो गया। जो हमारे खेती करने वाले लोग हैं उनको खत्म करने के लिए 3 नए खेती के प्राइवेटाइजेशन के कानून लागू नहीं किया, लेकिन किया है। और सबसे खतरनाक, हमारा वोट जो चोरी होता है, हमारा वोट चोरी करने के लिए, राइट वोट खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या खत्म करने का बचा है? कुछ नहीं। फिर भी आप सो रहे हो, तो संविधान का मकसद क्या है? संविधान ने हमको शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, रिजर्वेशन का अधिकार दिया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का अधिकार दिया, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का अधिकार दिया। ये कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार आपको बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से राजा बनने के अधिकार है। मैं यूपी का उदाहरण देता हूं। मायावती जी भी दिल्ली में थी, मुलायम जी भी दिल्ली में थे। एक बात बताइए, इन लोगों ने, इन नेताओं ने जनता के कल्याण का कानून दिल्ली में बनाया? आज तक बनाया? किसी ने नहीं बनाया, कानून ही नहीं बनाया। एमपी एमएलए सीएम पीएम का एक ही काम है, कौन सा? जनता की समस्याओं को देखकर, समस्या का जो कारण को देखकर कानून वो समस्या खत्म करके आना चाहिए। ऐसा किसी ने किया? बताओ। मैं यूपी में बोल रहा हूं, इसलिए यूपी का उदाहरण। क्या बहन जी ने बनाया? दिल्ली में कानून बनाया? नेताजी ने बनाया? नहीं बनाया। इसका मतलब ये हुआ, आज हमारे प्रतिनिधित्व होते हुए भी कानून बनाने का अधिकार पहले ब्राह्मणों के पास था, आज भी ब्राह्मणों के पास है। ये और जो डेमोक्रेसी में राजा बनने का अधिकार नहीं होता, राजा चुनने का अधिकार नहीं होता, कैसे चुना जाता है राजा? वोटिंग से, वोट से। ये वोट एमपी एमएलए चुनने का अधिकार नहीं है। ये वोट आपको राजा चुनने का अधिकार नहीं है। ये वोट आपको राजा बनाने का अधिकार है, बनने का अधिकार है। आप ही राजा हो। कांशीराम जी कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी।
ऐसा क्यों कहा? कांशीराम जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। अगर संख्या के अनुपात में हमको अगर प्रतिनिधित्व मिला तो क्या होगा? ब्राह्मणी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये जो प्रतिनिधित्व का जो हथियार है, प्रतिनिधित्व साधारण बात नहीं है डेमोक्रेसी में। प्रतिनिधित्व का कानून बनाने का अधिकार होता है। प्रतिनिधित्व तो बनाया हुआ कानून का अमल करने का अधिकार भी प्रतिनिधित्व का होता है। बस हमारा एमपीएमएल तो है, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में नहीं है, कानून इंप्लीमेंटेशन करने की प्रक्रिया में किधर कुछ नहीं है। और ये प्रतिनिधित्व चुनने का जो अधिकार है, ये अधिकार बैलेट से आता है, बैलेट पेपर से। पहले हम बैलेट कागज के टुकड़े पर बैलेट पर हम मत बैलेट पेपर पे चुना होता था। तो ये राजा बनने का अधिकार है। हम इस देश के मालिक हैं। बाबा साहब ने आपको राइट टू वोट के अधिकार के जरिए आपको, जब ब्राह्मणों ने आपको इस देश का गुलाम बनाया था, बाबा साहब ने आपको राइट टू वोट के माध्यम से इस देश का मालिक बनाया है। मैं ये तुलनात्मक क्यों समझा रहा हूं आपको? तुलनात्मक समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए संविधान का मकसद क्या है। जो समाज में हम बुनियादी परिवर्तन अगर चाहते हैं तो ये केवल और केवल राजकीय परिवर्तन से ही होता है। ये ब्राह्मणों को पता है, हमारे एमपीएमएल को पता है। तो राजा बनने का अधिकार, राजा बनने के अधिकार से हमें वंचित किया गया। तो कानून बनाने का जो हमारे प्रतिनिधित्व के हाथ में जो अधिकार आया था, जनता के प्रति कानून बनाने का अधिकार आज भी हमारा नहीं है, छीन लिया। तो साथियों, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार आपके हाथों में था, वो प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार ईवीएम के हाथों में गया, मशीन के हाथों में गया। तो इससे क्या हुआ? हमारे साथियों ने कहा, विदेल में कहा, ईवीएम के पहले जब कांशीराम जी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, तब भारत की कांग्रेस बीजेपी की सरकारें अस्थिर थी, जब ईवीएम नहीं था। कोई भी 5 साल सरकार नहीं चला सकता था, कोई भी 5 साल सरकार नहीं चला सकता था। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी उनको नहीं मिलती थी। मेजॉरिटी उनको क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि हमारा वोटिंग बैलेट पेपर पर होता था। अभी मैं आपको समझाता हूं कि मशीन से क्या हुआ, बैलेट पेपर से क्या होता है और मशीन से क्या होता है। अभी